हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, अगर हम फॉर्म भरने से पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो बताया गया है कि 12 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 11 मई 2025 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर जो लोग 11 मई तक फॉर्म भर लेते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको 13 मई 2025 तक पेमेंट करने का डेट दिया जाएगा और 14 मई से लेकर 23 मई तक जो लोग अपने फॉर्म में कुछ गलत कर दिए हैं वो एडिट कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9,970 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, यानी कि काफी बढ़िया सैलरी है 19,900 का। और ये जो वैकेंसी होता है ना, ये जोन के अनुसार निकाला जाता है, यानी कि आपको किसी एक जोन से फॉर्म अप्लाई करना होता है। उस जोन में आप देखेंगे कि उस जोन के उस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अहमदाबाद से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी में भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में 223 वैकेंसी है। इस टाइप से आपको जोन के अनुसार फॉर्म को अप्लाई करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको rrbapply.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस लिंक को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, एक है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और दूसरा है क्रिएट एन अकाउंट। तो अगर आपने इससे पहले 2024 में कोई फॉर्म भरा है, यानी कि आरआरबी एएलपी का या आरआरबी टेक्नीशियन का या आरपीएफ का या ग्रुप डी का या एनटीपीसी का, तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लॉग इन विथ आधार के ऊपर क्लिक करना है। अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, ओटीपी इस बॉक्स में लिखना है और फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो है ना डैशबोर्ड खुल जाएगा। या अगर आपके पास जो है ना आरआरबी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो फिल करेंगे और फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका आरआरबी अकाउंट जो है ना वो लॉग इन हो जाएगा। या अगर आप अभी तक आरआरबी अकाउंट पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही बात बोल रहा है कि अगर आपने 2024 में कोई फॉर्म अप्लाई किया है आरआरबी के थ्रू तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने अकाउंट को लॉग इन कीजिए। तो हम जो है ना पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर यहाँ पे मेरे से नेशनलिटी पूछेगा, तो यहाँ से इंडिया, नेपाल, भूटान जो भी है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो इसमें आपको अपना फुल नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको फुल नेम फिल करना है। उसके नीचे पूछ रहा है कि आपका नाम कभी चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है और जो नेम आपका चेंज हुआ है वो न्यू चेंज नेम में यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से न्यू चेंज नेम आपको फिल करना है। अगर आपका नेम कभी चेंज नहीं हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चॉइस करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर से आप यहाँ पे ईयर के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे महीना और डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चॉइस करना है। उसके नीचे आपको अपना जेंडर बताना है। तो ये जो फॉर्म है ये मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों लोग इसके लिए एलिजिबल है, तो आप अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बगल में आपको दोबारा से जेंडर सिलेक्ट करना है, तो आप अपना जेंडर यहाँ से फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है और फिर यहाँ पे दोबारा से आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर उसके नीचे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और ये सब डिटेल्स दो बार इसलिए फिल कराया जाता है ताकि अगर आपसे पहली बार में कोई डिटेल्स गलत फिल हो जाता है तो आप दोबारा फिल करते टाइम पे उसको सुधार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है और फिर नीचे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोनों के सामने जेनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जेनरेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। दोनों ओटीपी को दोनों के सामने वाले बॉक्स में फिल कर देना है और फिर नीचे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन होगा, जिसमें यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर इस बॉक्स में फिल कर देना है और नीचे एक डिक्लेरेशन होगा, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जेनरेट आधार ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जेनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप आधार ओटीपी वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। आधार ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपके आधार कार्ड में जो आपका फोटो होगा वो फोटो और आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा
और नीचे आपका जेंडर दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड है। क्रिएट पासवर्ड में आपको यहाँ पे एक पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आपको अपने मन के मुताबिक कोई भी पासवर्ड फिल कर सकते हैं, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक नंबर हो। जो पासवर्ड आप पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आपको फिर से कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। इस टाइप से आप पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपके पिताजी का नाम, आपके माँ का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसीड का बॉक्स आएगा, इसको टिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा अकाउंट बन चुका है। अब अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। साइन इन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को फिल करेंगे और फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी एक पे ओटीपी भेज के उसको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो हम यहाँ पे सेंड ओटीपी टू फोन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को हम इस बॉक्स में लिखेंगे। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट पुराना होगा, आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। आपके आधार कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में लिख लेंगे और ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और नीचे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो आधार से वेरीफाई हो जाएगा। ये ऑप्शन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स में आएगा जिनका अकाउंट पिछले साल बना है। जो अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ही अकाउंट बन रहा है, तो ये ऑप्शन उनके केस में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आरआरबी जो है ना अब टोटल यहाँ पे 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज में एग्जाम ले रहा है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आप एक जोन को चूज कीजिए कि आप किस जोन से अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में भी थोड़ा बताया था और फिर आपको नोटिफिकेशन के 20 नंबर पेज पे अगर आप आइएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जोन के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी दिखाया गया है। आप इसमें से किसी एक जोन को चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप बाहर के जोन में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप भारत के किसी एक रेलवे जोन को चूज करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के हिसाब से जहां वैकेंसी ज्यादा है या जहां पे आपको ड्यूटी करना पसंद है उस जोन को आप क्या करेंगे कि इस वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी आरआरसी ये वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ पे जो डाटा दिखाया जा रहा है ना यह डाटा आपके फर्दर यानी कि पिछले फॉर्म से या रजिस्ट्रेशन से लिया गया है। आप इसको कट करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। तो आप बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है तो आप अपना रिलीजन यहाँ पे बताइएगा। फिर यहाँ पे आपसे जो है ना आपकी मातृभाषा पूछा जा रहा है। तो जो आपका मातृभाषा है या जो आपके राज्य में बोला जाता है उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन यानी कि आप किस भाषा में अपना एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। तो इंग्लिश जो है ना वो कंपल्सरी लैंग्वेज है। आप इंग्लिश के अलावा अगर किसी रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे चूज करना चाहते हैं तो उसको आप चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद आपको अपना परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी बताना है, यानी कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को चूज करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अगर एससी कैटेगरी को चूज करेंगे या एसटी कैटेगरी को चूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री। तो आप इसको टिक कीजिएगा। अब टिक करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि नेम ऑफ द कास्ट, यानी कि आप एससी कैटेगरी में किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ना आप किस अथॉरिटी के द्वारा बनवाए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे पूछा गया है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वो किस डेट को इशू किया गया है। तो यहाँ पे एक कैलेंडर खुलेगा, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके नीचे पूछा गया है कि जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको एग्जाम देने के लिए जो है ना पास मिलता है, तो क्या आपको पास चाहिए? अगर चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे
और अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे कि आप किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं, और उसके नीचे आपको जो है ना अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है 400 केबी से कम में पीडीएफ फाइल में। ये केवल एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को चूज करेंगे, तो फिर यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर टिक करना होगा, और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है ना वो किसके द्वारा आपने बनवाया है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना स्टेट बताना है कि किस स्टेट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है, और उसके नीचे किस डेट को आपका सर्टिफिकेट बना है, ये बात आपको बताना है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल्स बताने के बाद अब आपको जो है ना नीचे आपको पोस्टल एड्रेस डिटेल्स बताना है, जिसमें सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस के बारे में बताना है। अगर हम प्रेजेंट एड्रेस की बात करें तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, और उस राज्य में आप किस जिला से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पे बताइएगा। और उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है जिस टाइप से आपके आधार कार्ड में रहता है, यानी कि विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, और इस टाइप से पूरा एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आपको बताना है नियरेस्ट मेजर सिटी या मेजर टाउन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी जिला से बिलोंग करते हैं तो जिला के किसी ना किसी गांव से आप बिलोंग करते होंगे, तो आप अपने जिला के किसी शहर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा जो आपके घर से नियरेस्ट हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिख देना है, और फिर यहाँ पे राइट साइड में परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगा, आप इसको कट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा और उसके बारे में अपना जानकारी फिल कीजिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है। अगर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। तो बताया गया है कि आपका जो इनकम है ना वो 50,000 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे फिर नीचे आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है क्या आपको फी कंसेशन मिल रहा है, यानी कि जो ईबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जिनके पास है और उनका 50,000 से कम इनकम है घर का, तो उनको 250 रुपए का ही एप्लीकेशन फी पे करना है। तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और यस करने के बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कीजिएगा, इशू अथॉरिटी बताइएगा कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट बना है, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू बताइएगा। अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, इस टाइप के आप कैंडिडेट्स नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के इंप्लॉई हैं। अगर हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका दे दिए हैं। अगर दे दिए हैं तो यहाँ पे यस करके और उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि आपको जो है ना एनओसी मतलब देना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऊपर टिक कर दीजिएगा, और अपना कैटेगरी बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में है, ग्रुप सी में है कि ग्रुप डी में है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क बताना है कि आप किस जगह पे जॉब कर रहे हैं और किस जोन में आपका जो है ना या यूनिट में आपका अभी ड्यूटी है। अगर आप इंडियन रेलवे की इंप्लॉई नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे उसके नीचे पूछा गया है कि अगर आप करंट में कहीं जॉब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर कहीं पे जॉब नहीं करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उसके नीचे पूछा गया है क्या आपने जो है ना एनसीवीटी के द्वारा जो है ना अप्रेंटिसशिप कोर्स किया है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जो लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं उनसे आईटीआई नहीं मांगा जाता है। तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रेड, अपना ट्रेड बताएंगे कि किस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया है, कब से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है और कब तक आपने ट्रेनिंग किया है, कुछ टोटल ड्यूरेशन कितना है ट्रेनिंग का, और फिर यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है ना वो किस टाइप से है, आ गया है कि अभी नहीं आया है। अगर आ गया है यस करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा, सर्टिफिकेट इशू डेट बताना होगा, मार्क ऑब्टेंट बताना होगा कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, फुल नंबर यानी कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो सिंपली आप नो कर देंगे, ये सब हट जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है बैंक डिटेल्स के बारे में, जिसमें फी रिफंड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, जिसमें से 400 रुपए एप्लीकेशन फी वापस आ जाता है आपके बैंक खाता में पहला एग्जाम देने के बाद। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होता है, जो कि 250 रुपए पहला एग्जाम देने के बाद वापस आ जाता है। तो आप जिस बैंक अकाउंट में अपना फी रिफंड चाहते हैं उस बैंक अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, और फिर यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, अपना आईएफएससी कोड फिल करेंगे बैंक अकाउंट का, और कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो है ना अदर डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। अगर आप इससे पहले कोई आरआरबी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उसमें आप 10th का जानकारी ऐड किए होंगे, तो यहाँ पे आपका 10th का जानकारी पहले से ऐड होगा जो कि दिखाया जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना
है, अपना यहाँ पे सिंपली 10th का सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। बाकी सारा डिटेल्स पहले से फिल रहता है। अगर नहीं फिल है तो यहाँ पे आप राज्य का नाम बता देंगे, किस राज्य से आपने 10वीं क्लास पास किया है, किस जिला से आपने पास किया है, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है और आपका रोल नंबर क्या है। और यहाँ पे आपको 10th क्लास का मार्कशीट सीरियल नंबर या 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका 10th क्लास का जानकारी ऐड हो जाएगा। अब 10th क्लास का जानकारी ऐड करने के बाद आपको जो है ना क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप नोटिफिकेशन के 19 नंबर पेज पे आइएगा तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि लोको पायलट का फॉर्म वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो मैट्रिकुलेशन के साथ इतने ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में आईटीआई किए हैं या मैट्रिकुलेशन के साथ जो है ना वो अप्रेंटिसशिप किए हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप या आईटीआई नहीं किए हैं और मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो है ना 3 साल का डिप्लोमा किए हैं या बैचलर डिग्री किए हैं, मतलब बीटेक किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बताना होगा कि आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, या यहाँ पे डिग्री किया है इंजीनियरिंग में, या आईटीआई किया है, या एनएससी किया है। अगर मान लीजिए कि आपने आईटीआई किया है तो यहाँ पे आईटीआई सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ट्रेड बताना होगा कि आप किस ट्रेड से आईटीआई किए हैं। तो जितना ट्रेड वाला जो है ना एएलपी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, उन सब ट्रेड का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। और उसके बाद आपको अपने राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य से आपने आईटीआई किया है, उस राज्य में आपने किस जिला से आईटीआई किया है, और आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि किस इंस्टीट्यूट से आपने आईटीआई किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है। डेट ऑफ पासिंग जो है ना वो आपके मार्कशीट पे होगा, आप वो देख के और यहाँ पे फिल कर लेंगे यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाई कि आपका जो है ना वो सर्टिफिकेट जो है वो एनसीवीटी है कि एससीवीटी है ये बताएंगे, और सर्टिफिकेट टाइप बताएंगे कि आपका किस टाइप का सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है कि स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ब्रांच का नाम बताना होगा किस ब्रांच से है जो है ना वो आपने डिप्लोमा किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि एएलपी का फॉर्म भरने के लिए 4 ब्रांच वाला ही एलिजिबल है। पहला ऑटोमोबाइल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, और चौथा है मैकेनिकल। तो आप अपना ब्रांच बताएंगे, किस राज्य से आपने किया है ये बताएंगे, उस राज्य में किस जिला से किया है ये बताएंगे, नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, और परसेंटेज बताएंगे कि आपको डिप्लोमा में कितना % नंबर आया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही आपने जो क्वालिफिकेशन ऐड किया होगा यानी कि डिप्लोमा या आईटीआई या बैचलर डिग्री या अप्रेंटिसशिप, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको जो है ना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो का है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो बताया हुआ है कि अगर आपका साइड से कटा हुआ है, या सर कटा हुआ है, या चश्मा लगाए हैं, या बैकग्राउंड जो है ना किसी अलग कलर का है, या बैकग्राउंड ब्लर है, या टोपी पहने हुए हैं, तो इस टाइप का जो है ना फोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको इस टाइप का फोटो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज का फोटो हो और उसका जो है ना बैकग्राउंड व्हाइट हो। यहाँ पे साफ साफ आप पढ़ सकते हैं 2 महीना से ज्यादा पुराना नहीं हो। और यहाँ पे बोला गया है कि 320 पिक्सल इसका हाइट हो और 240 पिक्सल जो है ना इसका विड्थ हो। 100 केबी से लेकर 150 केबी के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि व्हाइट पेपर पे जो है ना आपको ब्लैक इंक से जो है ना सिग्नेचर करना है, और उस सिग्नेचर को रिसाइज करना है किस टाइप से, तो 140 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए, 60 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए, 30 केबी से लेकर 49 केबी के बीच में जो है ना आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो है ना पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म है तो यहाँ पे एक ही पोस्ट आएगा असिस्टेंट लोको पायलट। जो आएगा उसको आप प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे राइट साइड में ऐड कर लीजिएगा। और फिर आप नीचे आइएगा। नीचे यहाँ पे जो है ना आपको सिलेक्ट करना होगा एक डिक्लेरेशन बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ सीबीटी 2, यानी कि जो इसमें सीबीटी 2 होता है ना वो आप जिस ब्रांच से आईटीआई या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं या अप्रेंटिस किए हैं उसका एक एग्जाम होता है जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जिस ब्रांच को अपना ऐड किए होंगे या जिस कोर्स को ऐड किए होंगे ना उसके मुताबिक यहाँ पे पेपर खुल के आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और यहाँ पे मैकेनिक रेडियो एंड टीवी आ रहा है। तो इसमें से आप जिस पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आपका पेपर खुल के आएगा। आप अपने पेपर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो पेपर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसका एग्जाम आपका सीबीटी 2 में होगा, वही ब्रांच पेपर रहेगा आपका और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन को ऐड कीजिएगा और प्लेस पूछा गया है, यानी कि आप किस जगह से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीवियस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आप सिंपली नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आई हैव रीचेक के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूछेगा यहाँ पे कि क्या आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो हम सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगा। अब मेरे कैटेगरी
कैटेगरी के हिसाब से मेरा एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो जैसा कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, तो हम यहाँ पे पे विथ एसबीआई ई पे के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक डिक्लेरेशन बॉक्स आएगा, इसको हम टिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे एसबीआई ई पे खुलेगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मेरे लिए काफी आसान है यूपीआई, तो हम यहाँ पे यूपीआई को चूज करेंगे। और यूपीआई में दो ऑप्शन है, यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर। तो हम यहाँ पे यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप से स्कैन करके पैसा को पे करेंगे। पैसा को पे करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि नीचे आना है और नीचे यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपने पेमेंट स्लिप को जो है ना सेव कर लीजिएगा, ताकि जब इसका जरूरत लगे तो आप इसका यूज कर पाए। इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में जितना भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे उन सब का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जाएगा और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उस पोस्ट का नेम होगा और यहाँ पे पेमेंट कंप्लीटेड होगा। अगर आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे जो है ना पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप पे के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपने पैसा पे कर दिया है और पैसा कट गया है और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका थोड़े देर में 1 से 2 घंटा में पेमेंट जो है ना वो वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आरआरबी एएलपी 2025 का आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट का रिप्लाई दूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।